दिल्ली का चुनाव इस बार कैसा रहने वाला, आपको क्या लगता है? और उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ अलायंस किया तो इसका भी नुकसान मुझे लगता है उद्धव ठाकरे को उठाना पड़ा। और शिंदे ने जो डिसीजन लिया, शिंदे का डिसीजन वही डिसीजन था जो ठाकरे साहब का डिसीजन होता था। गलत फैसला रहा उद्धव ठाकरे का भाजपा का साथ छोड़ना। यहाँ तक कह दिया कि हमारी गलती थी, हम अयोध्या के अंदर गए और बाबरी ढांचा ढहने में हमारा रोल रहा। महाराष्ट्र में अगर देखें तो योगी जी का जलवा नजर आया, बटेंगे तो कटेंगे। फिर मोदी जी कहते नजर आए कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो क्या कहीं ना कहीं ग्राउंड पे भाजपा ने चुनाव जो है वो जाट वर्सेस अदर कास्ट कर दिया था? हारना अगर कोई सीखे तो कांग्रेस से सीख लेंगे। कांग्रेस को उठाना पड़ता है। कांग्रेस का नेता किसी भी वक्त, चाहे चुनावी माहौल है चाहे कुछ भी है, वो कभी भी आके कुछ भी बोल के चला जाता है। कांग्रेस ने अपनी राजनीति उठाने की बजाय बीजेपी का राजनीतिक स्तर गिराने की कोशिश की है। कांग्रेस को आपको नहीं लगता कि ईवीएम में कमी खोजने की बजाय खुद के अंदर देख लें, या कोई और वजह है जिस वजह से ये दिल्ली वाले उतना स्मार्ट गेम खेल लेते हैं? नमस्ते, मेरा नाम हर्ष त्यागी है और द ओपन पोडियम देख रहे हैं आप। द ओपन पोडियम के कार पॉडकास्ट में आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी, जो मीडिया सलाहकार रह चुके हैं बिहार और जम्मू कश्मीर के, जो राज्यपाल रहे हैं उनके। बहुत बहुत स्वागत है संदीप चौधरी जी आपका द ओपन पोडियम में, और बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय दिया। धन्यवाद हर्ष जी। संदीप चौधरी जी से आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के इलेक्शन पर, कि महाराष्ट्र में अब शपथ ली जा चुकी है और शपथ लेने के बाद भी तमाम तरह के वहां पर समीकरण बदल रहे हैं और कांग्रेस गठबंधन के अलग समीकरण बदल रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे आने वाले दिल्ली इलेक्शन में कि क्या कुछ बदलेगा यहाँ पर या फिर स्थिति जस की तस रहने वाली है। तो सर, शुरुआत महाराष्ट्र इलेक्शन से ही करते हैं। आखिर महाराष्ट्र में ऐसा क्या हुआ कि बड़े बड़े दावे फेल हो गए और कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन धराशायी हो गया और भाजपा का प्रचंड बहुमत आया? देखिए हर्ष जी, अगर हम महाराष्ट्र की राजनीति की बात करते हैं, जिस तरीके की पिक्चर हमें दिखाई देती है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। अजीत पवार ने अपने आप को प्रूव किया, शिंदे मजबूत हुए, क्योंकि पहले ये लगता था कि वो उद्धव ठाकरे या जो शिवसेना की ठाकरे से शिवसेना की जो पहचान थी उसके दम पर उनकी पहचान है। लेकिन इन सब के पीछे मैं मानता हूं कि जिस तरीके से फडणवीस डिप्टी सीएम रहते हुए महाराष्ट्र में काम कर रहे थे और उन बिंदुओं पर वो काम कर रहे थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर रह गई थी या जो उनकी सीटें कम रह गई थी, और अब की बार हर चीज लगभग भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के बहुत नजदीक पहुंच पाई। ऐसे में अजीत पवार का मजबूत होना और शरद पवार का कमजोर पड़ना और शिंदे का मजबूत होना और उद्धव ठाकरे का कमजोर पड़ना, ये कई फैक्टर रहे वहां की राजनीति में, जिसका नुकसान कांग्रेस को भी उठाना पड़ा। सर, वही समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं जब ये चुनाव चल रहा था तो ये कहा जा रहा था कि भाई सहानुभूति है शरद पवार के लिए कि अजीत पवार ने ऐसा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि सहानुभूति है उद्धव ठाकरे के लिए कि भाई एकनाथ शिंदे ने कब्जा कर लिया, पार्टी तोड़ दी, इस तरह का कुछ। लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा हुआ। लोगों ने ऐसा मान लिया कि अगर बाला साहेब का कोई वाकई में जो मतलब राजनीतिक उनकी सोच थी, विचारधारा थी, अगर कोई उसका हकदार है तो वो एकनाथ शिंदे हैं, और शरद पवार जिस एनसीपी को लेकर चल रहे थे, अगर वो एनसीपी है तो वो एनसीपी है जिसे लीड अजीत पवार कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है हर्ष जी आपका। मैं आपको बता दूं, जो वोट बैंक होता है, वोट बैंक किसी पार्टी को खड़ा करता है, किसी नेता को बनाता है। जो शिवसेना थी, जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, उसको मजबूत करने का काम महाराष्ट्र के अंदर वहाँ के वोटर ने किया था। जिस माइंडसेट का वो वोटर था, वो हिंदू माइंडसेट का वोटर था, वो भगवान राम में विश्वास रखने वाला वोटर था, वो कांग्रेस का एंटी वोटर था जो शिवसेना के साथ था। और उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ अलायंस किया तो इसका भी नुकसान मुझे लगता है उद्धव ठाकरे को उठाना पड़ा। जो माइंडसेट कांग्रेस के माइंडसेट के साथ मैच नहीं करता, उस विचारधारा के साथ मैच नहीं करता। और शिंदे ने जो डिसीजन लिया, शिंदे का डिसीजन वही डिसीजन था जो ठाकरे साहब का डिसीजन होता था, जो कि ठाकरे साहब हमेशा बीजेपी के साथ मिलकर के चले थे। तो इस चीज का नुकसान उद्धव ठाकरे को उठाना पड़ा और इसका जो बेनिफिट था, जो माइंडसेट था, वो शिंदे को मिला और शिंदे की पार्टी मजबूत बनकर के महाराष्ट्र के अंदर उभरी। या आप ये कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे को शिवसेना में रिप्लेस कर दिया गया और वहाँ की जनता ने शिंदे साहब को एक्सेप्ट कर लिया है।
उद्धव ठाकरे को अगर हम देखें, जब से भाजपा से अलग हुए हैं, दिन प्रतिदिन उनका जो ग्राफ है वो नीचे गिरता जा रहा है। क्या गलत फैसला रहा उद्धव ठाकरे का भाजपा का साथ छोड़ना, या सत्ता के लालच में उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज करा? देखिए, मुझे लगता है कि केवल एक कारण नहीं होता है। उद्धव ठाकरे के कई फैसले जो शिवसेना के वोटर को पसंद नहीं थे। शिवसेना की एक अलग तरह की पहचान थी। ठाकरे परिवार का एक मातोश्री का अलग रोल था शिवसेना में। ठाकरे साहब ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने लोगों को तैयार किया, शिवसेना तैयार की आप कह सकते हैं, और उनको आगे बढ़ाया। एक तो उद्धव ठाकरे का डायरेक्ट राजनीति में आ जाना, चुनाव लड़ना और सीएम बनना। दूसरी चीज आप देख सकते हैं, जब घर में परिवार में फाड़ होती है तो आप जानते हैं, कहावत है कि विभीषण लंका हरवा सकता है, रावण को हरा सकता है जब उसका भाई अलग हो जाता है। तो राज ठाकरे का उससे अलग हो जाना, घर में फूट पड़ना, ये एक बहुत बड़ा रीजन मैं मानता हूँ। और तीसरी चीज है शिंदे साहब का पार्टी से अलग हो जाना, एक बड़े धड़े को लेकर के अलग हो जाना। ऐसे में शिवसेना बिल्कुल घुटनों पर आ गई थी, और उद्धव ठाकरे का फिर इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना। तो कई ऐसे कारण रहे जिस वजह से मुझे लगता है उद्धव ठाकरे की जो महत्वाकांक्षा थी, जो सीएम बनने की महत्वाकांक्षा थी, वो उनको ले डूबी। और जो उनका वोटर था, जो महाराष्ट्र का व्यक्ति था, उनको उनके कोई भी डिसीजन पसंद नहीं आए। आप किसी प्रदेश को या किसी संगठन को तब मजबूत कर सकते हैं जब आप अपने घर की लड़ाई खत्म करें। अगर आप राज ठाकरे को मनाने में कामयाब हो जाते तो लोगों के अंदर एक मैसेज जाता, ये जोड़ने वाला नेता है। अगर आप विचारधारा के साथ चलते, आपने यहाँ तक कह दिया कि हमारी गलती थी, हम अयोध्या के अंदर गए और बाबरी ढांचा ढहने में हमारा रोल रहा, तो मुझे लगता है उद्धव ठाकरे का कोई भी जो फैसला था वो बहुत सोचा समझा या समझदारी का फैसला नहीं था। वोटर को पसंद नहीं आया और इसका नुकसान उद्धव ठाकरे को और शिवसेना को उठाना पड़ा। महाराष्ट्र में अगर देखें तो योगी जी का जलवा नजर आया, बटेंगे तो कटेंगे। फिर मोदी जी कहते नजर आए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक हैं तो सेफ है। आप कितना प्रभाव इन दोनों नारों का मानते हैं कि जो योगी जी ने दिया और जो मोदी जी ने दिया, कितना बदला इसने वहां के पूरे चुनाव को? देखिए, जो दोनों नारे हैं, अगर मैं इनको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखता हूँ हर्ष जी, तो बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का एक ही मतलब है। और हिंदुस्तान ने और हमारा जो इतिहास है, जो आने वाली जनरेशन है वो पढ़ भी रही है और देख भी रही है, हिंदुस्तान ने हमेशा नुकसान उठाया है। हमारे यहाँ मुगल आए तो वो भी हमारे बंटवारे के जो अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग राजा थे, उनका फायदा उठाकर उन्होंने यहाँ पे राज किया। जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी उन चीजों का फायदा उठाया। हमारे ही देश बटा हुआ था अलग अलग रियासतों में, अलग अलग प्रांतों में। तो ये कहीं ना कहीं उस चीज को जग जाहिर करता है कि अगर आपको सेफ रहना है, जैसे कहा जाता है गाँव में उसमें कि बंद मुट्ठी तो लाख की और खुल गई तो खाक की, वही चीज है। अगर आप मिलकर के रहेंगे, यूनाइट रहेंगे, तो आपके घर भी सेफ रहेंगे, आपके बच्चे भी सेफ रहेंगे, आपकी बेटियां भी सेफ रहेंगे, आपकी मंदिर मस्जिद भी सेफ रहेगी, आपकी संस्कृति भी सेफ रहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन जो ये नारे थे, आप इनको नारे कह सकते हैं या एक मैसेज कह सकते हैं, इन्होंने मुझे लगता है बीजेपी को बूस्ट करने का काम किया, लोगों को जोड़ने का काम किया, और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर गया। आप कांग्रेस को अगर हम देखें, कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अपना विश्लेषण ये है कि जितनी मजबूत दावेदारी कांग्रेस की हरियाणा में थी, इतनी मजबूत दावेदारी किसी और राज्य में कांग्रेस की नहीं थी। ये माना जा रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी ही बनेगी। हरियाणा हार गए, तो हरियाणा को महाराष्ट्र से मैं बाद में जुड़ूंगा। पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि आखिर हरियाणा कांग्रेस क्यों हारी? देखिए हर्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण है, और कुछ चीज़ें लाइफ में सरप्राइजिंग होती है कि जिस तरीके से मीडिया दिखा रहा था या जिस तरीके से हम लोग भी विश्लेषण कर रहे थे, सबको ये लगता था कि शायद हरियाणा में इस बार चेंज हो जाएगा। चेंज होने के पीछे जो रीजन थे वो ये थे कि एक बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, पहलवान बेटियां दिल्ली में धरने पर बैठी थी, रोजगार की समस्या वहाँ लगातार उठाई जा रही थी कि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, नया कोई इंडस्ट्री वहाँ पर आई नहीं थी। फिर खट्टर साहब को बीजेपी ने वहाँ पे चेंज कर दिया था कि उनके प्रति नाराजगी थी, संगठन में भी नाराजगी थी, सरकार में भी नाराजगी थी। तो कई रीजन थे, उनको जोड़कर अगर देखा जाता था तो ये लगता था कि शायद इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो पत्ते थे वो पूरी तरीके से खुल चुके थे, और कांग्रेस का जो इंटरनल प्रॉब्लम था
वो कांग्रेस को वहां पर ले डूबा, क्योंकि कांग्रेस संगठन कई जगह बटा हुआ है। सुरजेवाला का संगठन अलग से काम करता है, कुमारी सैलजा का संगठन अलग से काम करता है, और हुड्डा साहब का अपना अलग संगठन है। तो जो लॉबी होती है उनको ये मैसेज चला गया कि अगर सरकार आती है तो केवल हुड्डा साहब ही सीएम होंगे। तो ऐसे में जो दूसरे दल थे उनको ये चीजें मंजूर नहीं थी, और उनका नुकसान भी मुझे लगता है कांग्रेस को हरियाणा के अंदर उठाना पड़ा। और एक अति आत्मविश्वास होता है, हुड्डा साहब का अति आत्मविश्वास भी उन्हें ले डूबा, क्योंकि मैं मानता हूँ कई टिकट उन्होंने गलत दिए। एक दो विश्लेषण जब मैं पढ़ रहा था तो उनमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आई कि जिस तरह से हुड्डा जी ने पूरा चुनाव कैप्चर कर लिया था, ऐसा लग रहा था कि सरकार बनी सीएम हुड्डा परिवार से, उसके बाद बीजेपी ने अपने कैडर को ग्राउंड पे एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की कि ये अगर कांग्रेस जीतती है तो हुड्डा साहब की चलेगी, या फिर जाट प्रभाव ये हरियाणा रहेगा इस पूरे चुनाव में। तो क्या कहीं ना कहीं ग्राउंड पे भाजपा ने चुनाव जो है वो जाट वर्सेस अदर कास्ट कर दिया था, और उसका परिणाम ये रहा कि सब इकट्ठे हुए और इस तरह से चीजें बदली? देखिए, ये भी जो हमने चीजें देखी उनमें ये भी एक फैक्टर था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज कन्वे करने में कामयाब हुई कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे में जो कुमारी सैलजा का मैंने नाम लिया, पहले कुमारी सैलजा भी दावेदार थी, ऐसे में वो बैकफुट पे जाना, सुरजेवाला का जो गुट था उसका बैकफुट पे जाना, इन चीज़ों का नुकसान उठाना पड़ा। और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के भी जाट नेता चुनाव हार गए, कैप्टन अभिमन्यु चुनाव हार गए, ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव हार गए, सुभाष बराला पहले लड़े थे वो चुनाव हार गए थे, और कई ऐसे जाट नेता थे जो चुनाव हार गए। तो मैं ये मानता हूं कि बीजेपी वर्कर्स के अंदर एक ये मैसेज भी कन्वे हुआ कि पहले जिस तरीके से पंजाबी समाज से एक व्यक्ति का नंबर आया मनोहर लाल खट्टर के रूप में मुख्यमंत्री बनने के लिए, अब की बार सैनी समाज से एक व्यक्ति का नंबर आया मुख्यमंत्री बनने के लिए। हो सकता है आने वाले समय में किसी गुज्जर का नंबर आए, यादव का नंबर आए, किसी राजपूत का नंबर आए। तो राजनीति में ये चीजें मैटर करती हैं, और बदलाव मैं मानता हूँ राजनीति में बदलाव एक स्ट्रेटेजी होती है, और ये स्ट्रेटेजी भी बीजेपी की काम कर गई। हरियाणा कांग्रेस हारी, जीती बाजी हारना अगर कोई सीखे तो कांग्रेस से सीख ले, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा और गलतियों से अगर कोई ना सीख पाए वो भी कांग्रेस है। हरियाणा आप हारे, आपने नहीं सीखा, आप महाराष्ट्र जाके हार गए। महाराष्ट्र में आप अगर देखें नाना पटोले के बयान, और नाना पटोले जो राहुल गांधी ने एक बयान अमेरिका में दिया था आरक्षण को लेकर कि हम आने वाले समय में आरक्षण को खत्म करेंगे जब उचित समय होगा, उसी बयान का समर्थन करते हुए नाना पटोले वहां नजर आए। तो जनता में कहीं ना कहीं एक मैसेज ये भी गया कि अभी तक जो ये कह रहे थे कि भाजपा रिजर्वेशन खत्म करेगी, इनकी खुद की तैयारी है कि आने वाले टाइम में करेंगे, क्या उसका भी एक नुकसान हुआ? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टॉप लेवल की जो लीडरशिप है उनका जो कंट्रोल है, या कहिए उनका जो रिमोट कंट्रोल है, वो इफेक्टिव नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता, बोल नहीं सकता, मुंह सील के रखता है, उसको पता है कि पार्टी लाइन के बाहर नहीं बोलना है और बिना इजाजत के नहीं बोलना है। तो इन चीज़ों का नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ता है। कांग्रेस का नेता किसी भी वक्त, चाहे चुनावी माहौल है, चाहे कुछ भी है, वो कभी भी आके कुछ भी बोल के चला जाता है। ऐसा मणिशंकर के रूप में हो, जयराम रमेश के रूप में हो, इमरान मसूद के रूप में, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आप दे सकते हैं। तो इन चीज़ों पर भी कांग्रेस को काम करने की जरूरत है। दूसरी चीज़ मैं ये मानता हूँ, कांग्रेस का जो ग्राफ देश के अंदर गिरा है उसकी असली वजह यह है कि कांग्रेस ने अपनी राजनीति उठाने की बजाय बीजेपी का राजनीतिक स्तर गिराने की कोशिश की है। इनका मकसद रहता है कि चाहे कोई क्षेत्रीय दल मजबूत हो जाए, वो चुनाव जीत जाए, और लेकिन बीजेपी नहीं आनी चाहिए। ऐसे में हुआ क्या, लगातार कांग्रेस का संगठन भी खत्म हो जाता है, क्योंकि जब आप सीट शेयरिंग करते हो तो आपका संगठन खत्म होने लगता है, सीटें दूसरों के पास जाने लगती है, और क्षेत्रीय दल कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा मजबूत हो गई, हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड के अंदर मजबूत हो गई। जिस स्टेट में भी आप जाएंगे, जो एक राष्ट्रीय पार्टी थी कांग्रेस, जो पूरे देश में राज करती थी, आज वो चंद सीटों पर सिमट करके रह गई है। आप जम्मू कश्मीर के अंदर फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वहां पर भी आप सिमट करके रह गए हो। जबकि आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, अगर आपको देश में राज करना है,
देखिए, यहाँ आप गुलाम तो नहीं बना रहे हैं, आप एक राजनीतिक दल है, कभी आपको सत्ता मिलेगी, कभी आपको सत्ता नहीं मिलेगी। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है या झारखंड में मुक्ति मोर्चा की सरकार बनती है या फारूक अब्दुल्ला की सरकार बनती है, उसका भी ये तो मतलब नहीं है कि कांग्रेस की सरकार बन गई, वो भी किसी दल की सरकार बनी है। तो ऐसे में आपको अपनी इसी स्ट्रेटेजी पे काम करने की जरूरत है कि चाहे सरकार कांग्रेस की बन जाए, बीजेपी की बन जाए, किसी और की सरकार नहीं बननी चाहिए, तब आपके चांस बनेंगे। वो 5 साल में 10 साल में अगर आप काम करते रहेंगे तो उसको रिप्लेस करके आप आ सकते हो। जैसे कांग्रेस के जो नेता हैं, अब उनसे जब वो महाराष्ट्र की हार पर जब उनसे जवाब मांगा जाता है तो वो झारखंड की जीत बताते हैं, लेकिन झारखंड में कांग्रेस की खुद की स्थिति क्या है वो उस पर बात करने को तैयार नहीं है। झारखंड में अगर जो ये सरकार बनी है, इसमें जो मुख्य भूमिका है वो हेमंत सोरेन की है, आपकी कुछ नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर में भी आप सरकार में हो तो वो वहां पर आपका कोई रोल ही नहीं है। आपका ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। और अंत में क्या होता है, अगर हम देखें जो भी चुनाव होता है, हरियाणा हारें तो, महाराष्ट्र हारें तो, लास्ट में ठीकरा ईवीएम पर कि ईवीएम में गड़बड़ी थी साहब। आपको लगता है कि ये जो ईवीएम, क्योंकि अगर आप जीतते हो तो आप नहीं कहते हो कि ईवीएम की वजह से हुआ, हारते हो तो ईवीएम पे ठीकरा। तो कांग्रेस को आपको नहीं लगता कि ईवीएम में कमी खोजने की बजाय खुद के अंदर देख लें? देखिए हर्ष जी, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और अभी हमारी राजनीति का स्तर इतना भी नहीं गिरा है कि भाई ईवीएम को सेट करना पड़ जाए। अगर ईवीएम से चुनाव जीते जाएंगे उससे अच्छा तो फिर कोई भी पॉलिटिशियन यहाँ की राजनीति पे कब्जा कर सकता है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को चला सकता है। तो ये तो एक राजनीतिक स्टेटमेंट है। राजनीति में क्या होता है, हम अपने सर पे ना लेकर के चीज़ों को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर देते हैं, तो वो ईवीएम उसका एक टारगेट पे आ जाती है। ईवीएम के बहाने हम अपनी हार जीत पर विश्लेषण कर सकते हैं या बातों को लंबा ले जा सकते हैं, या ये मीडिया में उछालने के लिए एक ठीक मोहरा है। लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस को अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है। कांग्रेस को अगर देश के अंदर राजनीति करना है और पहले की तरह कांग्रेस को खड़ा होना है तो कांग्रेस को बैसाखियों का सहारा लेना छोड़ना पड़ेगा। अगर आप क्षेत्रीय दलों को मजबूत करते चले जाएंगे तो आप खत्म हो जाएंगे और वहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत होते चले जाएंगे। और इस चीज का सबसे बड़ा नुकसान देश के अंदर कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ता है। जबकि भाजपा की जो स्ट्रेटेजी आप देखेंगे और समझेंगे तो वो बिल्कुल अलग है। अगर उन्होंने किसी क्षेत्रीय दल का इस्तेमाल किया भी है, उसका सहारा लिया भी है, तो उन 5 सालों में वो इतना काम करते हैं कि उसकी जड़ खत्म कर देते हैं। आपको हरियाणा में देखिए, आप जेजेपी पार्टी की अगर मैं बात करूं, दुष्यंत चौटाला की, जो डिप्टी सीएम था प्रदेश के अंदर, जिसकी अपनी सीटें थी, आज उनकी अपनी एक भी सीट नहीं है। वो डिप्टी सीएम भी चुनाव हार गए हैं। कभी हजका पार्टी होती थी, हरियाणा जनहित कांग्रेस, कुलदीप बिश्नोई की पार्टी थी। उनके पिताजी भजनलाल कांग्रेस के लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी रहे, उन्होंने पार्टी बनाई थी, उनकी अपनी सीटें थी। आज हजका पार्टी बीजेपी में मर्ज हो चुकी है, उनकी एक भी सीट नहीं है। उनके बेटा इस बार आदमपुर से चुनाव हार गया, आपको मालूम होगा, जबकि जब से हरियाणा बना था वहां से चुनाव नहीं हारे थे। तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी अलग तरीके की रहती है। वो पार्टी को मर्ज भी कर लेती है, उनके वोटर को भी अपने साथ ले लेती है, और उन नेताओं को कब और किस तरीके से निपटाती है पता नहीं चलता, और बीजेपी मजबूत होती चली जाती है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हरियाणा के अंदर बीजेपी इतनी मजबूत पार्टी होकर के उभरेगी, 2-3 सीटों पर रहने वाली पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। तो कांग्रेस को भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है। और एक सबसे बड़ी चीज है कांग्रेस पार्टी में अवेलेबिलिटी। उनकी जो पॉलिटिशियन की अवेलेबिलिटी है वो नहीं है, वो भी एक बड़ा कारण है। क्योंकि जो वर्कर है, जो उनका संगठन के लोग हैं, वो उनसे मिलना चाहते हैं, अपने दिल की बात करना चाहते हैं, या वो कहना चाहते हैं कोई पार्टी में हमारी आना चाहता है या जुड़ना चाहता है, वो मैसेज भी आप कन्वे नहीं कर पाएंगे, समय निकल जाता है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो कांग्रेस पार्टी को उन पर काम करने की जरूरत है। इजी टू रीच होना चाहिए उनकी लीडरशिप को, चीजों को समझना पड़ेगा, और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करना पड़ेगा, ना कि क्षेत्रीय दलों को मजबूत करने के लिए। अभी कांग्रेस पार्टी केवल क्षेत्रीय दलों को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। और अगर आप देखें कि कांग्रेस का जो अहम है, जो हो सकता है मैं गलत हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जो अहम है वो अपने चरम पर होता है। आप यूपी में आते हैं तो आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं, आप लोकसभा लड़ते हैं तो आप क्षेत्रीय दलों से कर ही रहे हैं। लेकिन जहां आपको लगता है कि आप मजबूत स्थिति में हैं, वहां आप दुत्कारते हैं। आपको ध्यान होगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए वहां के नेताओं ने क्या क्या बोला था। तो कांग्रेस लगातार गिर रही है और अहम जो है वो ऊपर जा रहा है। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीति में जहां आप कमजोर होते हो तो वहां पर आप अपनी सीट शेयरिंग भी करना चाहते हो, अपने आप को मजबूत करने के लिए काम करते हो, और जहां पर आप मजबूत हैं
वहाँ पर आप कोई सीट शेयरिंग नहीं करना चाहते। लेकिन मैं फिर आपको बताऊं, कांग्रेस इस चीज़ में भी कहीं ना कहीं मात खा गई है, या तो उसको उनका ओवर कॉन्फिडेंट कह लीजिए, या उनके क्षेत्रीय जो नेता हैं, स्टेट के जो नेता हैं, उनकी जो रिपोर्टिंग है राष्ट्रीय नेतृत्व को, वो गलत कह लीजिए। क्योंकि छत्तीसगढ़ इसी गलत फहमी में उनके हाथ से निकल गया। भूपेश बघेल ने कहा कि हर तरीके से हमारी सरकार यहाँ बन रही है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कहा कि यहाँ हमारी सरकार बन रही है, और मध्य प्रदेश में उनके हाथ से निकल गया। और इसी तरीके से हुड्डा साहब ने हरियाणा के अंदर कहा कि हमें कोई गठबंधन की जरूरत नहीं है, हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे और हम सरकार बना करके आपको देंगे, हम लगभग 60 सीट जीतने वाले हैं, और हरियाणा भी आपके हाथ से निकल गया। तो मुझे लगता है कांग्रेस को अभी अपना रिव्यू करने की जरूरत है, चीज़ों को समझने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से इतने झटके खाने के बाद कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। अब देखते हैं राहुल गांधी और राहुल गांधी की जो टीम है वो किस तरीके के फैसले लेती है आने वाले टाइम में। चूंकि दिल्ली का चुनाव हाँ, तो सर पे है, और उसके बाद जब दिल्ली से आप फ्री होंगे तो यूपी का चुनाव भी सामने खड़ा है। दिल्ली चुनाव का आपने जिक्र किया, दिल्ली का चुनाव इस बार कैसा रहने वाला, आपको क्या लग रहा है? देखिए, अगर दिल्ली के चुनाव की बात करें तो दिल्ली का चुनाव मुझे लगता है ट्रायंगुलर नहीं रहने वाला है। क्योंकि कांग्रेस दिल्ली के अंदर भी बैकफुट पर है, कहीं दिखाई नहीं देती है जिस तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन लोगों के बीच में होनी चाहिए, चौक चौराहे पर होनी चाहिए, कॉलोनियों में होनी चाहिए। बल्कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आप पिछले 5 साल से फाइट सुन रहे होंगे, चाहे वो राज्यपाल को केंद्र में रख करके की जाती हो, चाहे वो टीचरों को लेकर के की जाती हो, चाहे वो डेवलपमेंट को लेकर के की जाती हो, चाहे वो बिजली पानी को लेकर के की जाती हो, चाहे वो पोल्यूशन को लेकर के की जाती हो। क्योंकि पक्ष और विपक्ष के रूप में अगर दिल्ली में हमें कोई दिखता है तो वो भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल है। लेकिन मैं दिल्ली के बारे में आपको एक चीज बता दूं कि जिस तरीके से लोकसभा में बहुमत बीजेपी को दिल्ली के लोगों ने दिया है, तो दिल्ली के लोगों का बिल्कुल माइंड डिफरेंट होता है। उनको लगता है कि भाई अगर लोकसभा की हम बात करें तो लोकसभा में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए सूटेबल नहीं है। तो ऐसे में दिल्ली के लोग अपना वोट उसी व्यक्ति को देना पसंद करते हैं। उन्हें मोदी जी से अच्छा व्यक्ति वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे मतलब मेरा थोड़ा सा ये भी मानना है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल फ्री बिजली पानी का दावा करते हैं, देते भी हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं मिलता, और दिल्ली की जनता मुझे ज्यादा समझदार लगती है और राज्यों के मुकाबले। और राज्यों में उस तरह से हो जाता है कि भाई ये पार्टी, ये विचारधारा टाइप। दिल्ली के लोग मुझे लगते हैं ज्यादा समझदार। उन्हें पता है कि आयुष्मान जैसी योजना है, हालांकि दिल्ली में उन्हें लाभ नहीं मिल रहा, उस जैसी अगर और योजना है, उनका लाभ अगर केंद्र की का लेना है तो मोदी जी बेस्ट। इंटरनेशनल लेवल पर छवि भी चमक रही है भारत की। तो और अगर फ्री बिजली पानी चाहिए तो केजरीवाल बेस्ट। वो वहां मोदी जी को नकार देते हैं, या कोई और वजह है जिस वजह से ये दिल्ली वाले उतना स्मार्ट गेम खेल लेते हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि जो दिल्ली की राजनीति है, जहाँ तक मैंने इसको समझा है, जैसे आपने कहा वो ठीक है कि जहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट करने की बात आती है, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने की बात आती है, तो दिल्ली की जनता को लगता है कि भाई मोदी इज़ द बेस्ट। लेकिन जब हमारी लोकल समस्याओं की चीज़ें आती हैं, हमारी आम आदमी की समस्याओं में खड़े होने वाली बात आती है, तो चूँकि दिल्ली की जनता बीजेपी का राज भी देख चुकी है, इन्होंने साहब सिंह वर्मा जी की सरकार भी देखी है, सुषमा जी की सरकार भी देखी है, जो खुराना साहब थे उनकी भी सरकार यहाँ पर देखी है, और कांग्रेस की भी सरकार लंबे समय तक देखी है। ऐसे में बार बार केजरीवाल पे भरोसा करना, और यहाँ तक कि एमसीडी में बीजेपी 3 बार से सरकार में थी, वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को लेकर के आना, कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाता है कि जो दिल्ली की जनता है उसको आम आदमी पार्टी की जो लोकल की सर्विस हैं वो पसंद आ रही है। क्योंकि दिल्ली की जनता को अगर अरविंद केजरीवाल पसंद नहीं आता, अरविंद केजरीवाल का काम करने का तरीका पसंद नहीं आता, तो उनको एक बार मौका दिया जा सकता था, दूसरी बार हटाया जा सकता था, लेकिन 2 बार मौका मिलना, 3 बार मौका मिलना, ये चीज़ ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि जो रूट लेवल पर कार्य करने का अरविंद केजरीवाल का तरीका है, या जिस तरीके की कनेक्टिविटी है, वो ज़्यादा पसंद कर रही है दिल्ली की जनता। और इस बार भी मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल का पलड़ा बीजेपी पर दिल्ली के अंदर भारी रह सकता है। लेकिन जो मुद्दे अभी पिछले कुछ महीनों में उठे, और कहिए तो लगभग साल भर ही हो गया, शराब घोटाला, शीश महल, महंगे टॉयलेट, महंगे पर्दे, इन मुद्दों का कितना फर्क जनता पे पड़ने वाला है? देखिए, कुछ चीजें हर्ष जी राजनीतिक डायलॉग होते हैं
जिस तरीके से शीश महल वाला मुद्दा है, जनता ये जानती है कि अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री है, उसकी जो कोठी है, आप पूरे हिंदुस्तान में घूम लीजिए, जितने भी मुख्यमंत्री हैं सबकी कोठियों का जो एरिया है वो भी उससे बड़ा है, जो बिल्डिंग है वो भी उससे बड़ी है। और दिल्ली में प्रधानमंत्री जी का भी आवास है, जो एक ऐसे बैकग्राउंड से आए, कहते हैं कि मैं मांग कर खाता था या मैं संघ बैकग्राउंड से आया हूँ, मेरे पास झोला है, उन्होंने खुद ये बातें बोली हुई हैं। लेकिन अगर आप उनका रहन सहन देखेंगे या प्रधानमंत्री के ऊपर होने वाला खर्च देखेंगे या वो एरिया जा करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, शीश महल वाली जो बात है वो जनता उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है, वो एक राजनीतिक डायलॉग हो सकता है। तो अरविंद केजरीवाल ठीक है भाई, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का अपना एक प्रोटोकॉल भी होता है, उसका एक रहने का तरीका भी होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि जितना भी रहन सहन के ऊपर खर्चा अगर आप लगाएंगे या किसी भी मुख्यमंत्री के ऊपर लगाएंगे या देखेंगे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का खर्चा हिंदुस्तान के दूसरे सभी मुख्यमंत्रियों के खर्चे से कम मिलेगा आपको। और शराब घोटाले का कितना प्रभाव? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। कभी कभी होता है क्या है कि हम किसी का ज्यादा विरोध करने की कोशिश करते हैं तो उससे भी हम उसको हीरो बना देते हैं। पिछले 10 साल से जनता एक चीज नोटिस कर रही है, हम और आप भी कर रहे हैं। शुरू में हमें वो बातें अच्छी लगती थी कि देखिए एक्शन हो रहे हैं, लेकिन एक्शन केवल उन लोगों पर होना जो हमारा एंटी हो, तो ये चीजें जनता को पसंद नहीं आती। हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, आपको याद होगा, उसने मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दिया, लेकिन वहां की जनता ने पहले से भी ज्यादा मैंडेट उनको दिया, मजबूत मुख्यमंत्री उनको बनाया। तो मुझे ये लगता है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी आरोप लगे और आज अरविंद केजरीवाल बाहर है और उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया और उनकी कैबिनेट के कई और लोग, सांसद भी और मंत्री भी जेलों में गए, लेकिन आज वो सब कहाँ हैं? उन किसी को सजा नहीं हुई है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो कुछ आरोप जो आम आदमी पार्टी कहती कि हमारे ऊपर राजनीतिक आरोप है, हमें काम नहीं करने दिया जाता, हमें झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जाती है। तो अगर ये दिल्ली की जनता देख रही है और समझ रही है तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी फिर से मजबूत होकर के उभरेगी हेमंत सोरेन की तरह। अगर जो 2 उदाहरण आपने दिए हेमंत सोरेन का कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और किसी और को बनाया, चुनाव जीत गए, अरविंद केजरीवाल ने सेम किया कि खुद इस्तीफा दिया, अगर इन पैटर्न को नोट करा जाए तो ये सेम वही पैटर्न तो नहीं जो बीजेपी फॉलो कर रही है? क्योंकि अगर आप देखें उत्तराखंड, सीएम पहले हटाए, सरकार रिपीट हुई, इतिहास बना, उससे पहले रिपीट नहीं होती थी सरकार। हरियाणा में खट्टर जी को हटाया, दूसरे सीएम बनाए, सरकार रिपीट हो गई। तो कहीं अब आम आदमी पार्टी और झारखंड में हेमंत सोरेन ने भी वही कर लिया, तो अब कहीं केजरीवाल साहब भी सोच रहे हो कि ये वाला फॉर्मूला क्या पता मेरे पे भी चल जाए। बिल्कुल, राजनीति में कई चीजें देखी जाती हैं, समझी जाती है, तो ये भी चीज मैंने नहीं करता, ऐसा हो सकता है। और मेन चीज ये है, केजरीवाल ने देखा कि पिछले कुछ समय में काफी इमेज स्पॉइल करने की कोशिश हुई है। राजनीति में होती है, अच्छे आदमी की भी होती है, आप भी राजनीति में आ जाएंगे। अभी अवध ओझा सर आ गए हैं जो अभी सबको शिक्षाविद लगते थे, आप देखेंगे चुनाव में उनके ऊपर कैसे कैसे आरोप लगेंगे, कैसी कैसी वीडियो निकाल करके उनके सामने आएंगी। तो राजनीति में कोई भी बचता नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि ये इनका एक मास्टर स्ट्रोक है अरविंद केजरीवाल का, आतिशी को फेस बना दिया है। और आतिशी की तारीफ दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो भी कर चुके हैं। तो किसी की तारीफ होना, पार्टी की तारीफ होना, मुख्यमंत्री को उसका भी बेनिफिट मिल जाता है पार्टी को। और इनसिक्योर तो नहीं हो जाएंगे केजरीवाल साहब? नहीं, केजरीवाल इनसिक्योर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि केजरीवाल की जो पकड़ है पार्टी के ऊपर वो बड़ी जबरदस्त पकड़ है। छोटा स्टेट है, इसको मैनेज करना बहुत ईजी है। और अरविंद केजरीवाल नब्ज पहचानते हैं राजनीति की बहुत अच्छे से, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े लोगों को, आप ब्रजभूषण जी की बात कर लीजिए, आप कुमार विश्वास की बात कर लीजिए, आप किरण बेदी की बात कर लीजिए, आप खुद अन्ना हजारे की बात कर लीजिए, जिनके सर पर वो लेकर के चले थे, वो कब कैसे लोगों को निपटा देते हैं। हाल ही में गहलोत साहब को किस तरीके से निपटाया है तो आप समझ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल को कोई रिप्लेस कर सकता है। अरविंद केजरीवाल किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं आम आदमी पार्टी के अंदर। आपने अवध ओझा जी का जिक्र किया कि अवध ओझा जी आ गए। अवध ओझा जी को लेके शुरुआत से विवाद है। अवध ओझा जी को लेकर विवाद ये है कि उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने से कुछ दिन पहले जगह जगह जो इंटरव्यू दिए उनमें ये कहा कि मैं तो प्रयागराज से भाजपा से टिकट मांग रहा था, फिर मैंने अमेठी से भी मांगा, कांग्रेस से, भाजपा से, कांग्रेस से टिकट मांगने का बयान। उसके बाद पहले कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बढ़िया थे, फिर कहा राहुल गांधी बढ़िया हैं अब, और पार्टी ज्वाइन कर ली केजरीवाल साहब की। तो लोगों को ये लग रहा है कि जो वो रील में बड़ी बड़ी बातें करते थे, भौकाल टाइट, AK-47 टाइप, तो लोगों को लग रहा है कि ये भौकाल ही मचाने आए हैं कि भाई विधायक बनवा दो कोई,
तो थोड़ा सा भौकाल टाइट रहे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई खास इंप्रेशन जनता में नहीं पड़ने वाला। हो सकता है सोशल मीडिया पे हाइप जरूर रहेगी। देखिए मैं आपको बताऊं, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि राजनीति क्या है। हकीकत ये है कि भाई हिंदुस्तान में कुछ राजनीतिक दल हैं, उनमें आप भारतीय जनता पार्टी का नाम ले सकते हैं, कांग्रेस का नाम ले सकते हैं, आम आदमी पार्टी का नाम ले सकते हैं, या दूसरी पार्टियों के नाम ले सकते हैं। इवन आप ओवैसी साहब की पार्टी का भी नाम ले सकते हैं। ये सब इंडियन पार्टी हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हैं। इनमें पार्टिसिपेट करने वाले सभी हिंदुस्तानी हैं। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे हिंदुस्तान के अंदर एक आईपीएल होता है। आईपीएल में कभी आप दिल्ली की तरफ से खेलते हैं, दिल्ली को जिताने के लिए बैटिंग करते हैं, तो कभी आप बेंगलोर के लिए खेलते हैं, बेंगलोर को जिताने के लिए कोशिश करते हैं। तो हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम यहाँ की राजनीति का एक हिस्सा हैं। राजनीतिक दल एक मैच की टीम की तरह हैं। तो आपने तो हिंदुस्तान में जनता की सेवा करना है, सामाजिक कार्य के लिए आप आए हैं, समाज की का आपको आगे बढ़ाना है। अगर आप कांग्रेस में रहते हैं तो भी आपका मोटिव वही है कि मुझे भारत के कानून के हिसाब से अपने देश को सर्व करना है। आप बीजेपी में जाते हैं तो भी आपका वही चीज़ है। तो मैं ये मानता हूँ कि वो एक शिक्षाविद है और उन्होंने ये बातें कह करके एक बहुत बड़ा काम किया कि मैं कांग्रेस से भी लड़ सकता था। अगर कांग्रेस मुझे मेरे हिसाब से देती तो मैं उसके लिए काम करता, अगर बीजेपी मुझे मेरे हिसाब से देती तो मैं उसके लिए काम करता। क्योंकि वो एक शिक्षाविद है, वो शिक्षा पे काम कर सकते हैं। कोई भी पार्टी अगर उनको प्लेटफॉर्म देगी, मौका देगी, तो वो उन चीजों को आगे रख सकते हैं। रही बात जिस तरीके से वो कई डायलॉग, चाहे वो AK-47 की बात कर लीजिए, या देखिए टीचर हमें कई तरीके से टीच करता है। वो हमें मोटिवेट करने के लिए, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कई रूप होते हैं टीचर के। लेकिन वो कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि भाई तुम जाके नशा करने लगो, या जाके तुम किसी को बदमाशी करने लगो, तुम डॉन बन जाओ। वो ये जरूर बताता है कि भाई इनका नतीजा क्या होता है, गलत काम का नतीजा बुरा होता है। उनकी एक बात है जो मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करती है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। देखिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर क्यों दहाड़ रहा है? IITian है। मैं मानता हूँ जितने भी पॉलिटिशियन हैं हिंदुस्तान की राजनीति में, जो अपने आप को बड़ा पॉलिटिशियन कहते हैं, वो कोई भी व्यक्ति पॉलिटिशियन तो बन सकता है, लेकिन IITian हर कोई नहीं बन सकता। तो ये चीजें हैं जो आपने जो लाइन कही कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा, अब उस पर मीम बन रहा है ओझा जी का। आपने देखा भी होगा कि ओझा जी BBC को इंटरव्यू दे रहे थे, वहाँ एक पत्रकार ने जो सवाल पूछा उस पर उनकी पार्टी के नेता ने उनका इंटरव्यू बंद करा दिया। ओझा जी चुप हो गए कि जो पार्टी कहेगी मैं तो वही करूंगा। तो लोग यही पूछ रहे थे कि अब उस शिक्षा शेरनी के दूध पी के दहाड़ने वाले आजकल चुप कैसे हो गए। ये एक अलग विषय हो जाता है मीम वाला। पर मैं ये, अगर आप देखें, एक सवाल मेरा बस अंतिम सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर फॉलोइंग होना, उसे वोट में कन्वर्ट करना, मुझे लगता है ये दोनों अलग चीजें हैं। देखिए बिल्कुल कुमार विश्वास चुनाव लड़े, नहीं जीते। एक बड़ा उदाहरण इस जगह से ही नहीं है, लेकिन फॉलोवर के हिसाब से दे रहा हूं। एजाज खान मुंबई का एक वो जो गुंडागर्दी टाइप जैसी वीडियो भी बनाता है, एक्टर भी रहा है, उसके मिलियंस में फॉलोवर थे, वोट मिले 151। सेम चीज ओझा जी के लिए हो रही है कि रील पर व्यूज तो बढ़िया दे रहे हैं ओझा जी, क्या वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे? देखिए हर्ष जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं मानता हूं कि ओझा जी ने जो फैसला लिया है वो काफ़ी अच्छा फैसला है। समाज के अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। रही बात व्यूवर्स की, देखिए व्यूवर्स सोशल मीडिया पर होना इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी सपोर्ट में है। कोई आपके डायलॉग को पसंद करता है, तो कोई आपके चेहरे को पसंद करता है, कोई आपके प्रोफेशन को पसंद करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। लेकिन जब देश का मामला आता है, सिलेक्ट करने का मामला आता है, तो उनमें ऑप्शन होता है। हमारे देश के अंदर जो वोट है वो व्यक्ति विशेष के बजाय ज़्यादातर पार्टियों को मिलता है। आप ये देखिए विजेंद्र बॉक्सर कितना बड़ा नाम है, वो चुनाव हार जाता है। कोई भी चुनाव हार सकता है, ये एक अलग मसला है। लेकिन अगर आप दिल्ली के अंदर 70 में से लगभग 67 सीटें जीतने वाली पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, एक राजनीतिक दल के, और आप अवध ओझा एक इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, एक ऐसा नाम है, तो मुझे लगता है उसकी दावेदारी बहुत मजबूत हो जाती है। ठीक है, चलिए अब आपने कह ही दिया है कि दावेदारी मजबूत है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की और केजरीवाल की सरकार बन सकती है, तो आपसे फिर दोबारा इस चुनाव के बाद हम चर्चा करेंगे और फिर विश्लेषण करेंगे कि पक्का क्या कुछ रहा। तो सर बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपसे मिलके। बस सर एक सेकंड।